Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, how are you? I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss FSC Part 2, Chapter 1. We are going to discuss the periodic trend in physical properties within periodic table. This is the fifth lecture of Chapter 1. But if you are liking my videos, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. The article for today's is periodic trend in physical or periodic trend of physical properties. मीन पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी होती हैं। क्यों वेरी होती हैं? पीरियोडिक ट्रेंड क्यों आता है? डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पर। और पीरियोडिक टेबल में जब भी हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस में तो फिर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, वो चेंज नहीं होंगी क्योंकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करने लगे हैं वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? अगर दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हो उन्होंने, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल फासला होगा, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा होती है, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल फासला होता है उसका हाफ, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। फॉर एग्जांपल, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो तो इसके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है वो 75.4 पिकोमीटर होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दें, ये बनता है 37.7 पिकोमीटर। और वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या है? इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between nuclei of two bonded atoms। अगर दो एटम्स बॉन्ड बनाया हो उन्होंने, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल फासला होगा उसका हाफ, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो बेसिकली अगर हम मेजर करना चाहें आइसोलेट एटम का, फॉर आइसोलेट एटम, अकेला एटम होगा तो अकेले एटम का साइज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पार्ट 1 में 2 वजूहात हमने पढ़ी थी। पहली वजह ये थी कि इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, 3 डायमेंशनल होता है। दूसरी वजह हमने ये पढ़ी थी छठे चैप्टर में कि एक एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेबरिंग एटम उसको डिस्टर्ब कर देता है। वो 2 वजूहात की वजह से अकेले एटम का साइज मेजरेबल नहीं होता। लेकिन पार्ट 2 ये कहता है, पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा है कि एटम जो है उसका साइज ही बहुत स्मॉल होता है, 0.2 नैनोमीटर होता है और 2 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका मतलब एटम का साइज बहुत स्मॉल है।
टू शॉर्ट, इतना छोटा होता है कि हम उसका साइज एग्जैक्ट और उसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस मेजरेबल नहीं होता, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है। सेकेंड ईयर में रीज़न है, और फर्स्ट ईयर की 2 रीजंस भी आपको याद होनी चाहिए। वो कौन सी रीजंस हैं कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो सर्कुलर की बजाय 3 डायमेंशनल मूव करते हैं, और एक एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नेबरिंग एटम डिस्टर्ब कर देता है। इस वजह से एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर किया जाता है, 2 एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान टोटल फासला मेजर किया जाता है। तो ये फासला कैसे मेजर किया जाता है, 2 एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, उस डिस्टेंस को बेसिकली क्या बोला जाता है, वो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें है इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन है, एक्स रेज डाइफ्रैक्शन है, और तीसरी जो टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये वो 3 टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए 2 एटमों के न्यूक्लियस में फासला नापा जाता है, और उसका हाफ दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एक तो हमारे पास वो एग्जाम्पल है, से क्लोरीन ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हो तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान फासला 198 पिकोमीटर होता है, और इसका अगर हाफ ले लेंगे तो ये क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस R99 पिकोमीटर इसका एटॉमिक साइज आता है। तो एटॉमिक रेडियस के लिए यूनिट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। इट मे बी मेजर इन पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। मोस्टली एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। और 2 एटमों की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि अकेले एटम का साइज बहुत छोटा होता है। अब उसके बाद आ जाता है इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से वेरी करता है एटॉमिक रेडियस, उसके लिए हम डियर स्पेक्टेटर्स 2 चीज़ें, ट्रेंड का मतलब होता है इसकी वेरिएशन, 2 चीज़ों में हम इसका ट्रेंड मालूम करेंगे। एक बेसिकली आता है हमारे पास ग्रुप्स, और ग्रुप्स हम अच्छी तरह से पार्ट 1 में भी पढ़ा था, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स बोला जाता है। तो ग्रुप्स में हम किधर मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए, टॉप टू बॉटम आते हुए। हमारे सर ने जो मैट्रिक में हमें पढ़ाया था कि अगर ऊपर क्रिकेट बॉल है तो नीचे क्या पड़ा होता है, फुटबॉल पड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने की ग्रुप के अंदर वजह क्या है, उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, जब भी हम टॉप टू बॉटम आएंगे से इसमें एक शेल है, दूसरे में जाएंगे तो उसमें 2 शेल होंगे। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे शेल्स की तादाद क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। तो पहली वजह टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल्स दे आर इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम, इसी वजह से साइज इंक्रीज होता है। दूसरी वजह क्या है, टॉप टू बॉटम आते हुए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, बेसिकली जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके, ये जो ब्लैक कलर में या ब्लू में मैं शो करवा रहा हूँ, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को शील्ड किया होता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो धकेलते हैं। इस इफेक्ट को, उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम क्या नाम देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन inner electron and valence electron. Inner electrons and valence electron, that is called as shielding effect. क्लियर हो गया? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इंटरवीनिंग मीन अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स और ब्रूनी इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ रिपल्शन को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ही शेल्स बढ़ेंगे अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब उसके बाद आ जाता है पीरियड्स। पीरियड्स में क्या होता है? पीरियड्स में बेसिकली ये होता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। उसकी मिसाल ये है, अगर यहाँ पर क्रिकेट बॉल है तो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है टेबल टेनिस बॉल। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, साइज जो है, साइज लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो साइज होगा, साइज विल डिक्रीज। और साइज डिक्रीज क्यों होता है? नंबर 1, क्या नंबर ऑफ शेल्स तब्दील होते हैं? नो, शेल्स रिमेन सेम। शेल्स वही रहते हैं। अगर शेल्स वही रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, वो भी तब्दील नहीं होगा क्योंकि शेल्स नहीं बदल रहे। फिर क्या वजह है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है? तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो बेसिकली क्या होता है? वो इंक्रीज होता है और उसके इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो जाएगी, तो साइज जो है, साइज विल डिक्रीज। ये तो था बेसिकली इसका ट्रेंड एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, व्हाट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम ये जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज बड़ी तेजी से डिक्रीज होता है, लेकिन लेंथेनाइड सीरीज में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज जरूर होता है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक ये लेंथेनाइड सीरीज है और जिनका एटॉमिक नंबर जो है 58 से लेकर 71 तक होता है। इनमें साइज डिक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन साइज में ग्रेजुअल का मतलब होता है कम, थोड़ी ग्रेजुअल डिक्रीज आती है, थोड़ी डिक्रीज आती है। तो थोड़ी डिक्रीज को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन क्यों आती है? बेसिकली इनमें वैलेंस शेल जो है वो n होता है, n मीन आउटर शेल है, फिर p भी आउटर होता है, d इनमें कौन सा इन्वॉल्व होता है? n-1d। इसका क्या मतलब है कि अगर इनमें आउटर शेल 6 था तो P भी 6 होगा, D कौन सा होगा? 5D, और इनमें जो F इन्वॉल्व होता है वो n-2F होता है। मीन इनमें आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके 4F में चले जाते हैं। 4F का मतलब है कि अगर हमारे पास आउटर शेल ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। मीन अगर हमारे पास S है तो 6S होगा, 6P होगा, 5D होगा और 4F होगा।
तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अंदर मीन एफ में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, तो जैसे जैसे अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस वैलेंस शेल को खींचना चाहेगा, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जा रहे हैं वो वैलेंस शेल को धकेलेंगे, तो न्यूक्लियस उसको खींचता है अपनी सिमत, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं उनकी वजह से वैलेंस शेल पर क्या पैदा होता है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो शील्ड करते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस उसको खींचता जरूर है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट उसको धकेलता है, तो साइज में डिक्रीज जरूर आएगा लेकिन थोड़ा आएगा, और थोड़ा आने की वजह क्या है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट। और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, दे आर प्रेजेंट इन F and D subshell. They are repelling outer shell and outer shell is attracted by nucleus. Due to this repulsion, size will gradually decrease. That gradual decrease is called as lengthened contraction. What is called lengthened contraction? Important short question है। Clear हो गया dear spectators?